हेलो एवरीबॉडी। हमारा आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो हमें स्टडी करना है इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक नज़र हम क्वेश्चन के ऊपर भी डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम्स को पूछा गया है जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को फेस करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 2, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी कंट्री एंड एक डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक आसान काम नहीं था। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान काम नहीं था। इट मीन्स इंडिया को कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, प्रॉब्लम्स को लिखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय इंडिया ने फेस की थी। क्वेश्चन नंबर 3, लाइक साउथ अफ्रीका इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो ठीक उसी प्रकार से बना था जैसे कि साउथ अफ्रीका में बना था। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में बना था। ठीक उसी तरह से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस में बना था। इस सेंटेंस को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नो लेस स्ट्रगल दैन दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो ठीक उसी प्रकार से संघर्षों से बना है जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसका मतलब है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बड़े आराम से नहीं बना था, उसे भी संघर्ष का सामना करना पड़ा था ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका के लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ा था। इट मीन्स इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कुछ परेशानियां हुई होंगी। आपको उन परेशानी के बारे में यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी पूछा जाए लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। लाइक साउथ अफ्रीका इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। आपने देखा था साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इंडिया को भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोनों देशों को, इंडिया को भी एंड साउथ अफ्रीका को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका के सामने काफ़ी मुश्किल हालात थे। ठीक उसी तरह से इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इंडिया में भी काफ़ी मुश्किल हालात थे। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो इतने बड़े देश के लिए जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये दोनों लाइन एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। एंड आपने देखा कि एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ में जो लाइन लिखी होती है उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बनाया जाता है। इन दोनों लाइंस के ऊपर आपने क्वेश्चन को पहले ही रीड कर लिया है। इसलिए एनसीईआरटी बुक को रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। पॉइंट नंबर 1, एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ द सिटीजन्स। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा या पीपल एंड सिटीजन का मीनिंग होता है नागरिक। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इंडिया आज़ाद हो गया
आज़ाद होने से पहले वो ब्रिटिश के अंडर में था। अंग्रेज़ों ने इंडिया को गुलाम बना के रखा था। उस टाइम पर इंडिया के जो पर्सन थे उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया सब्जेक्ट। उस टाइम पे वो सिटीजन नहीं कहलाते थे, उस टाइम पे वो प्रजा कहलाते थे। अब आपका देश आज़ाद हो गया, अब हमारे देश के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अब हम पे कोई रूल करने वाला भी नहीं है, तो हम किसी की प्रजा नहीं है। तो अब हमारा स्टेटस चेंज हो रहा था, हम प्रजा से सिटीजन बन रहे थे। तो ये हमारा एक प्रकार से फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उससे पहले तो हम प्रजा कहलाते थे, लेकिन अब हम सिटीजन बनने जा रहे हैं, तो ये हमारे सामने बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। इंडिया के सामने सेकंड प्रॉब्लम कौन सी थी? इंडिया के सामने सेकंड प्रॉब्लम थी इंडिया का पार्टीशन हो जाना। जिस समय इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो क्या होता है, उस टाइम पर इंडिया का पार्टीशन हो जाता है। इंडिया का पार्टीशन जो हुआ था वो धर्म के बेस पर हुआ था, एंड इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इंडिया एंड दूसरा पाकिस्तान। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कंट्री का डिवीजन हो जाने से दोनों देश के लोग, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, दोनों देश के लोगों को इस पार्टीशन से अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि लोग इस घटना से काफ़ी शॉक्ड थे, लोग काफ़ी शॉक्ड भी हुए थे, एंड उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। जब कंट्री का डिवीज़न हुआ तो क्या हुआ, दोनों साइड के लोगों की हत्याएं की गईं। इस पार्टीशन में दोनों साइड के लगभग 10 लाख लोग मारे गए। तो जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो इस टाइम पर इतने सारे लोगों की जानें जा रही थीं। चारों तरफ अशांति का वातावरण है, एंड आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके देश में शांति नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आपके घर में लड़ाई हो रही है, एंड आप अपने रूम के अंदर बैठकर स्टडी करना चाहते हैं, तो ये काम कैसा है? ये काम काफ़ी कठिन है, आपका मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपके देश में लड़ाई हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड आप शांतिपूर्वक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं। तो इंडिया को पार्टीशन से भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इंडिया के सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी थी? इंडिया के सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, उस टाइम पर ब्रिटिश लोगों ने प्रिंसली स्टेट को कह दिया था कि आप चाहो तो इंडिया से मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान से मिल जाओ, या आप चाहो तो किसी से ना मिलो, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर इंडिया में 550 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है रजवाड़े। इट मीन्स ऐसा एरिया जिसके ऊपर किसी राजा का या किसी प्रिंस का रूल चलता हो। इतने सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर मर्ज करना ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब तक हम इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर मर्ज नहीं करते, तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन सकता था। अगर ये प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान से मिल जाते तो भी हमको दिक्कत थी, एंड अगर ये इंडिपेंडेंट रहते तो भी हमको दिक्कत थी। कल्पना कीजिए, अगर ये सभी स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहते तो क्या होता। इंडिया अभी एक देश है, लेकिन उस टाइम पर इंडिया एक देश नहीं रहता। इंडिया के अंदर लगभग 550 छोटे छोटे देश और बन जाते। इंडिया को एक कंप्लीट एंड मजबूत देश बनाने के लिए इन सभी स्टेट्स का इंडिया के अंदर मर्ज होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट था, एंड ये काम काफ़ी अनसर्टेन था। लेकिन इस काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करा दिया। इंडिया के सामने नेक्स्ट समस्या क्या थी? एक तो इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में कई कास्ट के लोग रहते हैं, इंडिया में कई धर्म के लोग रहते हैं, इंडिया में कई भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया इज़ नोन फॉर इट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन होते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं।
इंडिया में लोगों का कल्चर भी कैसा है, अलग अलग है। इंडिया में लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं एंड उनके रीजन सेम टू सेम नहीं होते, उनमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इंडिया के सामने समस्या थी कि इस डाइवर्सिटी को वो एकोमोडेट करे। जब तक डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं किया जाएगा, सब लोग यहाँ साथ साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसे एकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो इंडिया को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो सब लोगों के लिए हो, इट मीन्स सब लोग उसे एक्सेप्ट कर सकें। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या था। जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम और थी। उस टाइम इंडिया का फ्यूचर सिक्योर नहीं था। जिस तरह का इंडिया आज हमें दिखाई देता है, हमें इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने वाले जो लोग थे वो देश के प्रेजेंट को लेकर एंड देश के फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो ये कुछ समस्याएं थीं जिन्हें सामना करना पड़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया को कौन कौन सी समस्या को सामना करना पड़ा था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रही थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पाथ का मतलब होता है रास्ता। इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो रास्ता था वो किस तरह से प्रशस्त हुआ था। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, कौन सी डिफ़िकल्टीज़? जिसे आपने अभी स्टडी किया है। देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अभी स्टडी किया कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंडिया के सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के सामने एक एडवांटेज था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अब ये एडवांटेज क्या था? Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Consensus का मतलब होता है आम सहमति। इंडिया को साउथ अफ्रीका की तरह आम सहमति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आपने स्टडी किया था साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था। जब उनका देश आज़ाद हो गया था तब साउथ अफ्रीका के लीडर्स ने लोगों के बीच में सहमति बनाई थी। उन्होंने लोगों से कहा था कि हम सभी डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को साथ साथ इसी देश के अंदर रहना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की आम सहमति इंडिया के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिया में लोगों के बीच में ये फीलिंग तो उसी टाइम डेवलप हो चुकी थी जब इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट फाइट किया जा रहा था। उस टाइम इंडिया में काफ़ी हद तक लोग यूनाइट हो चुके थे। आपने स्टडी किया होगा कि इंडिया में सभी कास्ट के लोगों ने एंड सभी धर्म के लोगों ने मिलकर फाइट की थी अंग्रेज़ों से। तो इंडिया में काफ़ी हद तक लोग यूनाइट हो चुके थे। इंडिया के लोग साथ साथ रहना भी चाहते थे एंड वो अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना भी चाहते थे। इसीलिए यहाँ बोला गया कि इंडिया में उस तरह की आम सहमति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जिस तरह की साउथ अफ्रीका में बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। हमारे देश में इस प्रकार की कंसेंसस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह का होगा। ये सभी बातें तो लोगों के मन में पहले से ही आ चुकी थीं। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट में नहीं था। मीन्स हमारा नेशनल मूवमेंट फॉरेन रूल हटाना चाहता था, लेकिन वो इसके साथ साथ हमारी सोसाइटी को, हमारी पॉलिटिक्स को एक नया रूप देना चाहता था। जब हमारे देश में लोग फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो उन लोगों की ओपिनियन कैसी थी? उन लोगों की ओपिनियन डिफरेंट थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद में क्या रास्ता अपनाना चाहिए, इस बारे में उनकी ओपिनियन कैसी थी? उनकी ओपिनियन डिफरेंट थी। इस प्रकार के डिफरेंसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। लोगों की राय कैसी होती है? लोगों की राय डिफरेंट होती है। लोग डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ थे जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते थे। 1928 में क्या होता है? मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स जो कांग्रेस के थे, उन्होंने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया के लिए किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया हो। 1931 में कांग्रेस का सेशन कराची में हुआ। कांग्रेस के इस सेशन में यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, संकल्प या एक प्रपोजल।
कांग्रेस के कराची सेशन का जो रिजोल्यूशन था उसमें दर्शाया गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में किन किन बातों का समावेश किया गया था, इट मीन्स इनके अंदर कौन कौन सी बातें ऐड थीं। ये दोनों डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे? एक डॉक्यूमेंट था मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट एंड सेकंड था कराची सेशन का रिजोल्यूशन। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया था? एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स सबके पास में राइट टू वोट होना चाहिए। इसके अलावा इनके अंदर राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी को अपनाया गया था। इनके साथ साथ इन डॉक्यूमेंट्स में जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके राइट की प्रोटेक्शन की बात भी कही गई थी। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बेसिक वैल्यूज़ थे जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते थे। जब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ एंड उसने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसके बनने से पहले ही कुछ ऐसे वैल्यूज़ थे जिसे हमारे लीडर्स एक्सेप्ट कर चुके थे। इंडिया के सामने नेक्स्ट एडवांटेज क्या था? जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम पर हमारे जो लीडर्स थे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कामकाज कैसे किया जाता है इस बात से परिचित हो चुके थे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, इन सब चीज़ों को हमारे लीडर्स ने अंग्रेज़ों से सीख लिया था। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा इंडिया को हुआ एंड हमने अपने देश के अंदर इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन किया। इसका मतलब है कि हमें समझ में तो आ गया था कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है, तो अब हम पार्लियामेंट को बना सकते हैं एंड पार्लियामेंट को चला भी सकते थे। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर क्या होता है, 1937 में यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। उस टाइम अंग्रेज़ों ने बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट दे रखा था। इट मीन्स वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था। इस तरह से उन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी वीक लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी क्योंकि सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी जो लोग इलेक्ट होकर इन लेजिस्लेचर के अंदर जाते हैं उन्हें उसका एडवांटेज प्राप्त होता है। वो लोग लेजिस्लेचर किस तरह से काम करती है इस चीज़ को सीख जाते हैं। जब हमारे लीडर्स इस बात को सीख जाएंगे कि हमारा लेजिस्लेचर काम कैसे करता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे लीडर्स ने ठीक उसी प्रकार से इंस्टीट्यूशन को बनाया जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने बनाए थे एंड उनमें काम करना भी स्टार्ट कर दिया। यही रीज़न है कि जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स को सेम टू सेम कॉपी कर लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया था तो ये कहाँ से किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें कॉलोनियल लॉ से अडॉप्ट किया था, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। इंडिया को एक एडवांटेज और मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। ईयर्स ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या है? कई सालों से सोचना एंड डेलिब्रेशन का मतलब है विचार विमर्श करना। इसका भी इंडिया को फ़ायदा मिलता है। इंडिया के लीडर्स जो कई साल से सोच रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, तो इसका फ़ायदा भी इंडिया को मिलता है। अवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ बट ऑन आवर ओन टर्म्स। हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने दूसरे देशों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की, तो इससे क्या हुआ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। हमारे देश के लीडर्स ने वर्ल्ड के कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया एंड उनकी अच्छी अच्छी बातों को सीखा। हमारे देश के लीडर्स उन देशों की जो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हमने किसी भी बात को रख लिया हो। जो चीज़ हमें अच्छी लगी एंड जो चीज़ हमारे देश के लिए काम में आ सकती है, हमारे देश में फिट हो सकती है, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑन आवर ओन टर्म्स। हमारे लीडर्स जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे थे, तो क्या हुआ, उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी
तो वो लीडर्स उस चीज़ को आंख मूंद कर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उसे अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेंगे। क्या ये चीज़ मेरे देश में काम में आएगी या नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे इंडिया के बहुत से लीडर ऐसे थे जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से इंस्पायर थे, तो हमारे लीडर्स को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक आइडियल बहुत अच्छा लगता है, एंड वो था लिबर्टी का एंड इक्वलिटी का आइडियल। तो हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में भी लिबर्टी होनी चाहिए एंड हमारे देश में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे लीडर्स को ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी वो अच्छी लगती है, तो हमने अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। इसी तरह से हमारे लीडर्स यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से काफ़ी इम्प्रेस थे, तो इसे भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख लिया एंड अपने सिटीजन्स को राइट्स दे दिए। इसी तरह से हमारे देश के बहुत सारे लीडर्स जो रसिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था उससे इंस्पायर थे। रशियन रेवोल्यूशन से हमारे लीडर्स को सीखने को मिलता है कि हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि उन लोगों ने किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने हर स्टेप पर क्वेश्चन किया क्या ये चीज़ हमारे देश को सूट करेगी या नहीं करेगी, तभी उन्होंने उस चीज़ को एडॉप्ट किया था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। लास्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पर भी नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट आउट द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इन फैक्टर्स को आपने अभी जस्ट स्टडी किया है। फर्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं कि इंडिया में पहले से सहमति बनी थी कि हम सब लोग बाद में साथ साथ रहेंगे, एंड हमारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही कुछ बेसिक चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया था, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इस तरह के आइडियाज़ हमने पहले ही एडॉप्ट कर लिए थे। सेकंड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं कि हमारे लीडर्स जो थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से पहले से ही फेमिलियर हो चुके थे, उन्हें समझ में आ चुका था कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। तो हम लोग अपने देश में इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं एंड उनमें काम भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारे लीडर्स ने वर्ल्ड के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया एंड उनमें से अच्छी चीज़ों को निकाल कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 2, आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट पॉइंट में से लिखा जा सकता है। इसका मतलब है हमारे देश के लीडर्स ने दूसरे देशों से भी सीखने की कोशिश की। इससे क्या होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारे देश के लीडर्स ने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया एंड उनमें जो अच्छी चीज़ें थी उनको उन्होंने सीखा, लेकिन हमने किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया था। हमारे लीडर्स ने हर स्टेज पर क्वेश्चन किया था क्या ये चीज़ हमारे देश को सूट करेगी या नहीं करेगी, तभी हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।